मैथ्स फाउंडेशन के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 11th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3। इस चैप्टर का नाम है मोशन इन अ प्लेन। इसका फर्स्ट टॉपिक है द वेक्टर्स और द वेक्टर्स का आज डे 2 है, जिसमें हम आपको एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में जानकारी देंगे। आप थोड़ा सा ध्यान देकर के क्लास को सुनेंगे, क्योंकि ये बात मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में बताऊंगा और आप समझ जाएंगे, तो थ्रू आउट आपके लाइफ में ये वेक्टर्स कभी आपके जहन से बाहर नहीं निकलेगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टर्म का नाम है वेक्टर्स ऑपरेशन। क्लास 11th में हम लोगों को 4 वेक्टर्स ऑपरेशन पढ़ने हैं। सबसे पहले ऑपरेशन का नाम है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ऑपरेशन नंबर 2 है जिसका नाम है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। थर्ड है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स और फोर्थ है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो बारी बारी से हम लोग ये चारों के चारे वेक्टर्स ऑपरेशन को पढ़ेंगे। जब भी मैथमेटिक्स या फिजिक्स में ऑपरेशन कहा जाए तो इसका मतलब होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड एक्सपोनेंट। लेकिन अगर वेक्टर्स ऑपरेशन कहा जाए तो इसमें 4 ऑपरेशंस मेनली हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, रिजोल्यूशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स से, यहां से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए ये एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है इसको समझते हैं। मान लिया जाए कि आपके पास एक नंबर है 2। आपके पास एक नंबर है 2 और दूसरा नंबर है 3। 2 और 3 को आप कंबाइन करेंगे तो आपको मिलेगा 5। एक नंबर 2 है, दूसरा 3 है और तीसरा 4 है। जब 2, 3 और 4 को कंबाइन करेंगे तो आपको मिलेगा 9। इसे हम कहते हैं एडिशन ऑफ नंबर। 2 या 2 से अधिक नंबर को कंबाइन करके एक सिंगल नंबर बनाना, यह एडिशन ऑफ नंबर के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से समझेंगे। 2 या 2 से अधिक नंबर को कंबाइन करके एक सिंगल नंबर बनाना, यह एडिशन ऑफ नंबर कहलाता है। इसी तरह से अगर आपके पास एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, ए और बी को जब आप कंबाइन करेंगे तो आपको एक वेक्टर मिलेगा। मान लिया जाए कि यह वेक्टर है सी। अगर आपने एक वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी और तीसरा वेक्टर सी, इनको कंबाइन किया तो आपको मिलता है आर। तो 2 या अधिक नंबर को कंबाइन करके एक सिंगल नंबर बनाना, यह एडिशन ऑफ नंबर है। जबकि 2 या अधिक वेक्टर्स को कंबाइन करके एक सिंगल वेक्टर बनाना, यह एडिशन ऑफ वेक्टर्स है। फिर से बोल रहे हैं, 2 या अधिक नंबर को कंबाइन करके एक सिंगल नंबर बनाना, यह एडिशन ऑफ नंबर है। जबकि 2 या अधिक वेक्टर्स को कंबाइन करके एक सिंगल वेक्टर बनाना, यह एडिशन ऑफ वेक्टर्स है। कंबाइनिंग 2 और मोर वेक्टर्स टू गेट अ सिंगल वेक्टर इज कॉल्ड एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है। जब आप 2 या 2 से अधिक नंबर को कंबाइन करते हैं तो एक सिंगल नंबर मिलता है। इस नंबर को कहा जाता है रिजल्ट। इसी तरह से जब आप 2 या अधिक वेक्टर्स को कंबाइन करके एक सिंगल वेक्टर बनाएंगे तो इस सिंगल वेक्टर्स को कहा जाता है रिजल्टेंट वेक्टर। बात समझ गए? ऐड करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिला, इस रिजल्ट को कहा जाता है रिजल्टेंट वेक्टर। ये रिजल्टेंट वेक्टर वही प्रभाव उत्पन्न करता है जो ये दोनों वेक्टर या ये तीनों वेक्टर मिलकर के एक साथ करते हैं। मतलब ये दबंग टाइप का वेक्टर है। जो काम 2 या अधिक वेक्टर्स मिलकर के करेंगे, ये रिजल्टेंट वेक्टर अकेला कर देगा। तो इस कंबाइनिंग को कहा जाता है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। याद रखेंगे, नंबर के एडिशन में सिर्फ नंबर को ऐड किया जाता है, जबकि वेक्टर्स के एडिशन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ऐड होते हैं। स्केलर्स या नंबर का जब एडिशन होगा तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को ऐड किया जाता है, जबकि वेक्टर्स में जब आप एडिशन करेंगे तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी ऐड करते हैं। तो यहां ए और बी दोनों वेक्टर है, मतलब दोनों में मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को ऐड किया तो ये सी मिला। कंबाइनिंग 2 और मोर वेक्टर्स
to get a single vector is called addition of vector, and this single vector is called resultant of all the given vectors. रिजल्टेंट वेक्टर वही प्रभाव उत्पन्न करेगा जो दो या अधिक वेक्टर्स मिल करके करते हैं। डेफिनेशन में है कंबाइनिंग टू और मोर वेक्टर्स टू गेट अ सिंगल वेक्टर इज कॉल्ड एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एंड दिस सिंगल वेक्टर इज कॉल्ड रिजल्टेंट ऑफ ऑल द गिवन वेक्टर्स। रिजल्टेंट वेक्टर प्रोड्यूसेस सेम इफेक्ट एज टू और मोर वेक्टर्स टुगेदर प्रोड्यूस। बात समझ गए? आइए एग्जांपल के तौर पे मान लिया जाए कि आपके पास एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी। ये आपके पास एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, और जब आप इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो आपको जो मिलता है उसका नाम है सी। तो सी को कहा जाता है रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, वेयर सी इज नोन एज रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। सी को ए एंड बी का रिजल्टेंट कहेंगे। इसी तरह से मान लिया जाए कि आपके पास एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी और तीसरा वेक्टर है सी। जब तीनों को कंबाइन किया तो एक वेक्टर मिला आर। तो आर को कहा जाता है रिजल्टेंट ऑफ ए बी एंड सी। यहां है वेयर आर इज रिजल्टेंट ऑफ ए बी एंड सी। आर को ए बी एंड सी का रिजल्टेंट कहा जाता है। इस केस में हम लोग ए और बी ये दो वेक्टर्स है, इनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को ऐड कर रहे हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर सी मिल रहा है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। यहां तीनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को ऐड किया जा रहा है तो हम लोग को रिजल्टेंट मिल रहा है आर। तो दो या अधिक वेक्टर्स को कंबाइन करके एक सिंगल वेक्टर बनाना यह एडिशन ऑफ वेक्टर्स कहलाता है, और इस सिंगल वेक्टर को कहा जाता है रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर वही प्रभाव उत्पन्न करेगा जो दो या अधिक वेक्टर्स एक साथ करते हैं। वेक्टर्स के एडिशन के लिए अपने पास 3 लॉज हैं। वेक्टर को ऐड करने के लिए अपने पास 3 लॉज हैं सारे। पहला कंडीशन फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स के एडिशन का कंडीशन। पहला कंडीशन है वेक्टर मस्ट बी ऑफ सेम नेचर। वेक्टर का नेचर सेम होना चाहिए, मतलब वेलोसिटी के साथ वेलोसिटी ऐड होगा, फोर्स के साथ फोर्स ऐड होगा, लीनियर मोमेंटम के साथ लीनियर मोमेंटम ऐड होगा। फोर्स एक वेक्टर है, लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर है। फोर्स और लीनियर मोमेंटम को ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों का नेचर सेम नहीं है। तो पहला कंडीशन वेक्टर मस्ट बी ऑफ सेम नेचर। जिनको आप ऐड कर रहे हैं उनका नेचर सेम होना चाहिए। वेक्टर्स मस्ट बी ऑफ सेम नेचर। दूसरा, वेक्टर्स मस्ट बी कोप्लेनर। अगर वेक्टर एक ही प्लेन पे लाई करेंगे तभी आप ऐड कर सकते हैं, अगर ये अलग अलग प्लेन पर लाई करेंगे तो आप ऐड नहीं कर सकते। तो वेक्टर्स के एडिशन के लिए 2 कंडीशन, वेक्टर मस्ट बी ऑफ सेम नेचर, वेक्टर्स मस्ट बी कोप्लेनर। 2 या 2 से अधिक वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमारे पास 3 लॉज हैं। पहले लॉ का नाम है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरे का नाम है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, और तीसरे का नाम है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर्स को ऐड करने के लिए ये 3 लॉ पढ़ेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। तो आइए हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में। इसको समझेंगे कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है। मान लिया जाए कि आपके पास 2 वेक्टर्स है और इन दोनों वेक्टर्स को किसी ट्रायंगल के 2 साइड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपके पास 2 वेक्टर्स है और ये दोनों का दोनों वेक्टर किसी ट्रायंगल के 2 साइड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी। ये दोनों का दोनों वेक्टर्स ट्रायंगल के 2 साइड से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जब आप इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद एक तीसरा वेक्टर मिलेगा जिसको हम लोग कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। इस रिजल्टेंट वेक्टर को ट्रायंगल के तीसरे साइड से रिप्रेजेंट करेंगे। ये सी है जो कि a प्लस बी के बराबर है। अब आप देखेंगे ये a और b
इन दोनों का ऑर्डर सेम है। ऑर्डर जब भी कहेंगे तो इसके मतलब होता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो आप देखेंगे ए और बी, एंटी क्लॉक का मतलब होगा जो घड़ी की सुई के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो ए और बी का जो रोटेशन है वो घड़ी की सुई के उल्टे डायरेक्शन में है। तो ये ए और बी है, इस तरह से रोटेट कर रहा है। जबकि आप इसमें आ जाएंगे तो इसका जो रोटेशन है, इसका जो मोशन है, ये घड़ी की सुई के डायरेक्शन में है। तो इन दोनों का ऑर्डर इसके ऑर्डर के ऑपोजिट है, या इसका ऑर्डर इन दोनों के ऑर्डर के ऑपोजिट है। तो यदि दो वेक्टर्स को किसी ट्रायंगल के दो साइड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो ट्रायंगल के तीसरे साइड से रिप्रेजेंट होगा, और रिजल्टेंट का ऑर्डर इन दोनों वेक्टर्स के ऑर्डर का ऑपोजिट होगा। ट्रायंगल लॉ कहता है इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, then resultant of these two vectors will be the third side of the triangle taken in opposite order। ये स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है, if two vectors can be represented by two sides of a triangle taken in same order, then resultant of these two vectors will be the third side of the triangle taken in opposite order। इन सारे का आपको चाहिए कि आप नोट्स बना लें, और जब भी हमारे लेक्चर्स को सुने तो आप पेन और पेपर लेकर के बैठे, ताकि जो चीजें आपको बोर्ड पर लिखी हुई है आप उसका नोट्स बनाते जाएं। और अगर नोट्स नहीं बना सकते हैं तो कम से कम स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद तब आप नोट्स बनाएं, तब आपके लिए ज्यादा एडवांटेजियस क्लास होगा। तो हमने आपको बता दिया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में दो वेक्टर्स को ऐड किया जाता है। इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, देन रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स विल बी द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। आइए आगे चलते हैं। अगला हेडिंग है एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर के लिए क्या एक्सप्रेशन होगा ये सीखेंगे। आइए अब आप देखेंगे, यहां पर एक वेक्टर है ए, जिसे हम लोगों ने ट्रायंगल के साइड ए बी से रिप्रेजेंट किया है, और दूसरा वेक्टर है बी, जिसे हम लोग साइड बी सी से रिप्रेजेंट किया है। तो ए एंड बी आर टू वेक्टर्स represented by side AB and BC of triangle ABC। तो ऑब्वियस है कि ट्रायंगल लॉ से इनका A और B का रिजल्टेंट जो होगा, जो C है, वो साइड AC के द्वारा रिप्रेजेंट होगा। मतलब C इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस B। यही है ना, A और B दो वेक्टर्स हैं जिसे ट्रायंगल के साइड AB और BC से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ट्रायंगल लॉ से इन दोनों का रिजल्टेंट जो कि C है वो ट्रायंगल के थर्ड साइड से होगा, और इसका ऑर्डर इन दोनों के ऑर्डर के बराबर होगा। मतलब C विल बी इक्वल टू A प्लस B। आइए आगे समझते हैं, इसका स्टेटमेंट देख लें। लिखा हुआ है let A and B are two vectors represented by side AB and BC of triangle ABC। By triangle law of vector addition, the resultant of A and B will be represented by third side AC of the triangle ABC। मतलब AB और BC को आप ऐड करेंगे तो आपको AC मिल जाएगा। AB का वैल्यू A के बराबर है, BC का वैल्यू B के बराबर है, और AC का वैल्यू C के बराबर है। तो AB के बदले में A, BC के बदले में B, और AC के बदले में C हो गया। मतलब C इज इक्वल टू A प्लस B। तो ये हो जाएगा एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट वेक्टर। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है या इसका एक्सप्रेशन है। ये जो आप C देख रहे हैं ये रिजल्टेंट वेक्टर है, इस पर एरो डाला भाई, ये रिप्रेजेंट करता है कि इसमें C का मैग्नीट्यूड भी है और इसमें C का डायरेक्शन भी है। वेक्टर C जब हम लोग लिख रहे हैं तो मतलब ये हुआ कि इसमें C का मैग्नीट्यूड भी है और इसमें C का डायरेक्शन भी है। तो इस एक्सप्रेशन से हम लोग वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों को सेपरेट करेंगे। इस एक्सप्रेशन से रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्मूला होगा, ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला C इज इक्वल टू A प्लस B। लेकिन इस रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्मूला होगा और रिजल्टेंट के डायरेक्शन का क्या फॉर्मूला होगा, ये हम लोग यहीं से सेपरेट करेंगे, यहीं से निकालेंगे। आइए कैसे निकालते हैं, इसके लिए आगे चलते हैं। आप एक बार फिर से पुराने डायग्राम में चले आएंगे।
देखेंगे यही ट्रायंगल एबीसी था, इसमें हम लोगों ने इस साइड को थोड़ा इधर बढ़ा दिया है। ये वाला साइड अगर आप देखेंगे तो साइड AB को थोड़ा इधर बढ़ा दिया गया है और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया गया है। साइड AB को थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया है और एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया। अब आप इस डायग्राम में देखेंगे दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक का नाम है ANC, एक का नाम है ANC और दूसरे का नाम है BNC। दो राइट ट्रायंगल है, एक है ANC और दूसरा है BNC। इस थीटा के लिए NC परपेंडिकुलर हो जाएगा, BN बेस हो जाएगा और BC हाइपोटेनियस हो जाएगा। ट्रायंगल BNC में NC परपेंडिकुलर, BN बेस और BC हाइपोटेनियस होगा, जबकि ANC में AN बेस, NC परपेंडिकुलर और AC हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो हम लोग इस C का क्या रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट का क्या मैग्नीट्यूड होगा, ये निकालना चाहते हैं। इसके लिए हम लोग इसी डायग्राम को यूज करेंगे। आइए आगे चलते हैं। लिखा हुआ है एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो एक वर्किंग डायग्राम हम लोग यहां पर बना लेते हैं। ये हमारे पास एक वेक्टर है A, ये दूसरा वेक्टर है B और ये तीसरा वेक्टर है C, जो कि A प्लस B के बराबर है। अब हम लोगों ने इसको इधर बढ़ा लिया और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया। ये AB है, ये BC है और ये NC है। ये एंगल मान लिया जाए कि ये थीटा है। तो आप देखेंगे ANC एक राइट ट्रायंगल बन रहा है। इस राइट ट्रायंगल में आप AN बेस लेंगे, NC परपेंडिकुलर लेंगे और AC हाइपोटेनियस लेंगे। तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करके लिख सकते हैं AC स्क्वायर दिस इज इक्वल टू AN स्क्वायर, AC का स्क्वायर ये बराबर होगा AN स्क्वायर प्लस NC स्क्वायर, AN स्क्वायर प्लस NC स्क्वायर। अब आप देखिए ये AN दो पार्ट में बटा हुआ है, एक पार्ट इसका AB है और दूसरा पार्ट BN है। तो AN को लिख सकते हैं AB प्लस BN। बात समझ रहे हैं? AN ये दो हिस्सों में है, एक पार्ट AB है और दूसरा पार्ट BN है। तो आप इसे लिख सकते हैं AB प्लस BN, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस NC स्क्वायर। अब आप ध्यान देंगे ये A प्लस B होल स्क्वायर है और इसका फॉर्मूला होता है A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। तो ये AB स्क्वायर हो जाएगा प्लस BN स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2AB इंटू BN प्लस NC स्क्वायर। ये पहले से था। अब आप थोड़ा सा ध्यान दें, क्या है देखिए BN स्क्वायर, BN स्क्वायर प्लस NC स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दीजिए। BN स्क्वायर प्लस NC स्क्वायर, देखिए ये BN है, ये आपको BN है, BN स्क्वायर प्लस NC स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा BC स्क्वायर के। मतलब ये हुआ कि BN स्क्वायर प्लस NC स्क्वायर को हटा करके लिखा जा सकता है BC स्क्वायर। इस ट्रायंगल में BN स्क्वायर प्लस NC स्क्वायर ये BC स्क्वायर के बराबर होगा। तो मैंने यहां से हटा करके लिख दिया है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2AB इंटू BN, चूंकि BN स्क्वायर प्लस NC स्क्वायर दिस इज इक्वल टू BC स्क्वायर। उसके अलावा एक और चीज देखिएगा, ट्रायंगल BNC में थीटा के लिए BN बेस हो जाएगा और BC हाइपोटेनियस हो जाएगा। साइन थीटा होता है P बाई H और कॉस थीटा होता है B बाई H। तो कॉस थीटा के लिए ये BN बेस हो जाएगा और BC ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। BN आधार हो जाएगा और BC कर्ण हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे
तो bn इज इक्वल टू BC cos थीटा आ जाएगा। bn ये बराबर हो जाएगा BC cos थीटा के। तो यहां पर जो bn लिखा हुआ है, यहां पर जो bn लिखा हुआ है, इस bn को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं BC cos थीटा से। ठीक है, AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BS स्क्वायर प्लस 2AB, और ये जो bn है, bn के बदले लिखा जा सकता है BC cos थीटा, तो मैंने bn को रिप्लेस कर दिया है BC cos थीटा से। फिर से आप देख लें, पहले ट्रायंगल ANC में आए तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AN स्क्वायर प्लस NC स्क्वायर। AN दो पार्ट में बटा हुआ था, AB प्लस BN का होल स्क्वायर मैंने लिख दिया, ये A प्लस B होल स्क्वायर है, इसे एक्सपैंड कर दिया, BN स्क्वायर प्लस NC स्क्वायर, ये बराबर हो गया BC स्क्वायर के, और BN ये बराबर है BC cos थीटा के, तो BN को हटा करके मैंने BC cos थीटा लिख दिया है। आइए आगे चलते हैं। तो आप यहां पर देखेंगे AC जब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ स्क्वायर रूट हो जाएगा, लेफ्ट साइड से जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो राइट साइड में आकर के स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब आप इस AC को मॉडुलस ऑफ AC लिख सकते हैं, AB को मॉडुलस ऑफ AB, BC को मॉडुलस ऑफ BC, AB को मॉडुलस ऑफ AB और BC को मॉडुलस ऑफ BC लिख सकते हैं। तो मैंने मॉडुलस के फॉर्म में लिख दिया है। अब आप जान रहे हैं AC जो कि वेक्टर C के बराबर है, AB जो कि वेक्टर A के बराबर है, BC जो कि वेक्टर B के बराबर है, AB वेक्टर A, BC वेक्टर B cos थीटा। देख लीजिए, अभी मैंने बताया था आपको, ये A है और ये B है और ये आपको C है। तो AB विच इज इक्वल टू A, BC विच इज इक्वल टू B और AC विच इज इक्वल टू C, तो मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। जब C का मॉडुलस लेंगे तो इसका एरो साइन हट जाएगा, A का मॉडुलस लेंगे तो एरो साइन हट जाएगा, तो इस तरह से आपको मिलेगा C इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ये है एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हो गया C इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो अभी तक हम लोगों ने दो फॉर्मूला सीख लिया। पहला, C का वेक्टर फॉर्म मतलब रिजल्टेंट वेक्टर इन वेक्टर फॉर्म, ये C इज इक्वल टू A प्लस B हुआ। दूसरा, C का मॉडुलस C इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। इसे आप याद कर लीजिए। अब हम लोग डायरेक्शन मालूम करेंगे, तो आइए चलते हैं डायरेक्शन के लिए। हेडिंग में लिखा हुआ है एक्सप्रेशन फॉर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। यही जो C है ये रिजल्टेंट वेक्टर, इसका डायरेक्शन मालूम करना है। इसका डायरेक्शन मालूम करने के लिए ये अल्फा का वैल्यू मालूम करना होगा। इस अल्फा का आप tan ले लेंगे तो इसी को कहा जाता है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। एक बार फिर से देखें, दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ANC है, दूसरा ट्रायंगल BNC है। तो हम लोग डायरेक्शन निकालने के लिए मतलब tan अल्फा निकालने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर एक बार फिर से हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। ये अपने पास एक वेक्टर है A, ये दूसरा वेक्टर है B और ये तीसरा वेक्टर है C। यहां से हम लोगों ने इसको आगे बढ़ा दिया है और ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया है A, B एंड C। ये एंगल थीटा है और ये वाला एंगल अल्फा है, इसी को डायरेक्शन कहा जाता है। अब आप देखेंगे अल्फा भी द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ट्रायंगल BNC में, ये जो ट्रायंगल है BNC, थीटा के लिए NC परपेंडिकुलर, BN बेस और BC हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा ये हो जाएगा NC डिवाइडेड बाई BC। साइन थीटा ये होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो NC ये परपेंडिकुलर है और BC ये हाइपोटेनियस है, तो साइन थीटा हो जाएगा NC डिवाइडेड बाई BC। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो NC का वैल्यू आ जाएगा BC साइन थीटा। उसी तरह से cos थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो BN बाई BC, ये BN बेस हो गया और BC हाइपोटेनियस,
bn बाई bc, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो bn इज इक्वल टू हो जाएगा, bn इज इक्वल टू, यहां से हटा देते हैं bn इज इक्वल टू bc cos थीटा। तो लेट अल्फा विद द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। हम लोग कौन से ट्रायंगल को अभी सॉल्व किया है? तो ट्रायंगल BNC को। तो बेहतर है कि आप यहां पर लिख दीजिए इन ट्रायंगल BNC। तो BNC में आप देखेंगे NC का वैल्यू आया BC cos थीटा और BN का वैल्यू आया है NC का वैल्यू है BC sin थीटा और BN का वैल्यू है BC cos थीटा। अब आप देखेंगे अल्फा के लिए ये NC परपेंडिकुलर है और ये AN ये बेस है। साइन थीटा होता है P बाई H, कॉस थीटा होता है B बाई H और tan थीटा होता है P बाई B। तो यहां अल्फा के लिए P का वैल्यू NC और B का वैल्यू AN हो जाएगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं tan अल्फा CN या NC एक ही बात हुआ डिवाइडेड बाई AN। AN दो भाग में बटा हुआ है, इसका एक भाग है AB और दूसरा भाग है BN। तो आप इसे लिख सकते हैं AB प्लस BN। अब आप देखेंगे NC या CN, इसको NC ही लिखते हैं। NC इसका वैल्यू आया BC साइन थीटा, मतलब NC को हटा करके लिखा जा सकता है BC साइन थीटा और BN इसका वैल्यू आया है BC cos थीटा। थोड़ा सा ध्यान देंगे, NC का वैल्यू पहले से कैलकुलेट किए हुए हैं जो कि BC साइन थीटा है और BN इसका वैल्यू पहले से कैलकुलेट किए हुए हैं जो कि BC cos थीटा है। तो इस एक्सप्रेशन में हम लोग NC और BN का वैल्यू पुट करते हैं। तो आप देखेंगे NC के बदले में BC साइन थीटा और इसके बदले में NC के बदले में BC साइन थीटा और दूसरा क्या था देखिए BN था, BN के बदले में BC cos थीटा। तो हमने BN का वैल्यू BC cos थीटा पुट कर दिया है और NC का वैल्यू BC sin थीटा पुट कर दिया। BC का वैल्यू B है, BC B के बराबर है, मतलब BC का लेंथ B है, AB का लेंथ A है और फिर BC का लेंथ B है। तो मैंने BC के बदले में B, AB के बदले में A, BC के बदले में A पुट कर दिया। तो इस तरह से tan अल्फा का वैल्यू आ गया। ये कहलाता है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो आपने तीन फॉर्मूला पढ़ा। पहला फॉर्मूला रिजल्टेंट वेक्टर का एक्सप्रेशन C इज इक्वल टू A प्लस B। दूसरा आपने पढ़ा रिजल्टेंट का मॉडुलस C इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। और तीसरा आपने पढ़ा इसका डायरेक्शन tan अल्फा दिस इज इक्वल टू B sin थीटा डिवाइडेड बाई A प्लस B cos थीटा। तो इस आज के क्लास में हम लोगों ने तीन फॉर्मूला सीखा है। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, क्या कंडीशन है वेक्टर एडिशन के लिए। तो आज के लिए तो ये बाकी बातें हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।